तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हम जियोग्राफी में अपना जो आगे का जो टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। देखो, पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी की जो परतें हैं उनको हम पढ़ेंगे कि भाई पृथ्वी बनी कैसे है। अब जैसे आप अपना घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते टाइम आप ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, बजरी का, करेसर का, है ना, ऐसे सीमेंट का, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही जब ये पृथ्वी बनी है तो पृथ्वी कैसे बनी है, ठीक है, इसमें अंदर क्या क्या है वो सारी चीज हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे पृथ्वी पे जो आपके पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों के बारे में सीखेंगे। साथ के साथ जो भूकंप आता है, ठीक है, पृथ्वी पे जो भूकंप आता है वो कैसे आता है ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें पृथ्वी से ही रिलेटेड है, पृथ्वी की परतों से ही रिलेटेड है। इसलिए सारी चीजें हम आज एक ही क्लास में कर लेंगे। तो ये लगा लो कि एक क्लास में सिर्फ ये छोटी चीज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें जो है इनके साथ साथ देखने को मिलेगी। इस क्लास का जो लेवल रहेगा वो लेवल आपका एसएससी के लिए रहेगा, ठीक है, और बाकी आप रेलवे एग्जाम्स के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपके किसी और एग्जाम में ज्योग्राफी आती है, जीके जीएस, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पे हम एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम है उसको टारगेट लेके करेंगे। बाकी आप सीएचएसएल, एमटीएस सब पेपरों के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई जीके जीएस तो सब में बराबर ही आती है, ठीक है। और आजकल कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा है जिसमें ऊपर ऊपर से पूछ ले जाए, सब में गहराई से चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं। क्लियर? चलो तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पृथ्वी के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, ये आपको एक छोटा सा एक इमेज दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे बीच में से पृथ्वी काट दी है और इसके अंदर की ये वाली जो झलक आपको दिख रही है ये यहां तक आपको कटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, इसको एक तरह से आप ये लगा सकते हैं तीन भागों में काटा गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। भाई तीन भाग कौन कौन से हैं? ये जो भाग है, एक भाग तो आपका रहा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग है, ठीक है। एक आपका ये वाला हिस्सा है जो बाहर निकाल के दिखा रखा है, और एक आपका ये वाला हिस्सा है। तो तीन हिस्सों में जो है हमने पृथ्वी को डिवाइड कर रखा है। यानी कि इसको जब खोल के देखा, जैसे मान लो पृथ्वी गेंद है, और जब आप गेंद को खोल के देखोगे तो इसके अंदर तीन चीजें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहली का नाम है भूप्रपर्टी। भूप्रपर्टी इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आसानी से नॉर्मल सा नाम है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद मेंटल आता है, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर कहते हैं। फिर देखो, इंग्लिश में तो बोल देते हैं कोर, लेकिन हिंदी में करोड़ भी बोल देते हैं और कोर भी बोल देते हैं, दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो तीन भागों में इसको जो हम डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है भूप्रपर्टी यानी कि क्रस्ट जिसको बोलते हैं, एक मेंटल होता है और एक आपका कोर होता है, ठीक है। और ये कौन कौन से भाग होते हैं मैंने आपको बता दिया। ये है आपका कोर जो आपको बाहर दिख रहा है, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। ये है आपका एक तरह से मेंटल, आप इसको लगा सकते हैं, क्लियर। और ये जो है एक तरह से भूप्रपर्टी लगा सकते हैं, ऊपर वाली परत है, ठीक है, ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, क्लियर। चलो इनके बारे में धीरे धीरे से मैं आपको बढ़ाऊंगा आगे लेके। अभी पहले मुझे एक बात आपको बतानी है कि देखो, जब पृथ्वी को हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं तो पृथ्वी ऐसी तो है नहीं भाई सब जगह से एक जैसी है। तो पृथ्वी पे ज्यादातर दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो वो जिसपे हम रह रहे हैं, भूमि वाली जगह है ना, एक होती है जिसपे समुद्र है, क्योंकि पृथ्वी के भाई बहुत बड़े इलाके पे पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है ना। तो दो तरह से हमने इन चीजों को मेजर किया, ठीक है। पहले तो साइंटिस्टों ने किया इस वाले भाग से, जिस भाग पे हम रहते हैं, इस तरह के भाग से, मैदानी भाग से। दूसरा जो इन्होंने किया वो किया आपका समुद्र वाले पार्ट से। किससे किया? समुद्र वाले पार्ट से। तो दोनों पे ही इनको अलग अलग चीजें देखने को मिली। क्या चीज देखने को मिली? जो हमारा भूमि वाला भाग है उसमें जो आपकी मोटाई देखने को मिली है वो मिली है 5 से 200 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। लेकिन जो समुद्र वाला भाग है उसमें मोटाई ज्यादा देखने को नहीं मिली है, उसकी मोटाई मिली है 5 से 70 किलोमीटर के बीच में। कितनी? 5 से 70। अब इसमें धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है यही है आपका कोर। क्या है? यही आपका कोर है, ठीक है। यही चीज हमें पढ़नी है। यहां पे ये जो है ऊपर वाली परत, ये आपकी भूप्रपर्टी है, ठीक है, क्लियर, जिसको आप क्रस्ट बोल रहे हैं। उसके बाद आपका मेंटल वाला हिस्सा आ जाता है, ये वाला, ठीक है। ये पेन शायद इस पे दिख नहीं रहा है, रुकिए एक सेकंड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ये वाला मेंटल वाला हिस्सा, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा मेंटल वाला हिस्सा है, ये वाला, क्लियर। चलो ये क्या है? ये पूरा का पूरा ही आपका मेंटल वाला हिस्सा है, इतना इतना, ठीक है। इस मेंटल के हिस्से को दो भागों में डिवाइड किया गया। इसको ऊपर वाले को बोल दिया ऊपरी मेंटल और नीचे वाले को बोल दिया निचला मेंटल। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका
कोर, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कोर में बांटा गया, ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। इसको भी मेंटल की तरह दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं वो दो भाग? एक है आपका ऊपर का कोर जो है उसको बाहरी कोर बोल दिया, और जो नीचे का कोर है मेन कोर उसको बोल दिया आंतरिक कोर, ठीक है। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। और ये चित्र लिया कहां से है? यहीं से, पृथ्वी को जैसे मान लो ये वाला है, यहीं से एक निकाल दिया बाहर, और ये वाला जो चित्र है आपका बनके रेडी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पढ़ने हैं, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। अब चलो देखते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसी मतलब हमें जल्दी नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे, क्रस्ट को, भूप्रपाटी जिसको आप बोलते हैं। तो जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट है यह है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, एक तो आप जानते हैं। दूसरा ये ठोस है और आपकी एक तरह से पतली परत है। देखो बाकी की जितनी परत है ना, देखो ये जो बाकी की परत है, देखो भूप्रपाटी आपकी 50 से 70 है इधर, ठीक है, और जो आपके ठोस है वहां पे 50 से 200 किलोमीटर, यानी कि हाईएस्ट जो है भूप्रपाटी आपकी 200 किलोमीटर तक हमें मिल रही है ना। लेकिन इसके नीचे जो मेंटल है उसको देखो 660 से 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि ये इससे भी ज्यादा बड़ी जगह है पृथ्वी के अंदर। क्लियर? उसके बाद जो कोर है वो देखो और भी हाई है, 5150 से 6370 किलोमीटर तक, यानी कि सबसे पतली एक तरह से भूप्रपाटी ही है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं। तो ये कैसे, एक तो ठोस है, ऊपर से कैसी है, पतली परत है। हम सभी इसी परत पे जो है क्या करते हैं, रहते हैं। हम क्रस्ट पे रहते हैं, ऊपर भूप्रपाटी पे हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, यहीं पे तो रह रहे हैं भाई हम, यही तो है क्रस्ट, इसी पे तो रह रहे हैं ऊपर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यह महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 से 70 किलोमीटर तक की मोटी परत आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर? चलो, और इसको क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं। भाई सियाल का मतलब क्या है, SI और AL, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, आप इसको मानोगे, ठीक है। आगे देखो, इसको सियाल भी बोला जाता है क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बनी हुई है। भूप्रपाटी जो है, क्रस्ट जो है, वो दो एलिमेंट से मिलकर बनी है, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पेपर में डायरेक्ट आता है क्रस्ट किससे मिलकर बनी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें ही पेपर में आती हैं, ठीक है। जो क्रस्ट है वो मुख्य रूप से किस तरह की चट्टानों से मिलकर बनी है, आग्नेय, इग्नेस रॉक्स या अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको आप बोलते हैं। इसके अलावा आप रूपांतरित और कायांतरित जो चट्टाने हैं उनका भी नाम ले सकते हैं कि भाई इन सब के मिश्रण से ये चीजें जो है बनी हुई हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि भाई फिक्स बता कि फिक्स किससे बनी हुई है, तो वो मैं आपको भी बताता हूं। देखो, जो आपका महाद्वीप वाली जो भूप्रपाटी है, क्रस्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल वाली, ये वो हिस्सा है जिस पर महाद्वीप जो है एक तरह से है, ठीक है, महाद्वीप है आपके एक तरह से, मतलब जिसपे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चट्टान है, कौन सी चट्टान है इसकी प्रमुख जो चट्टान है वो कौन सी है, ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से किससे, ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। विशेषता क्या है इसकी, ग्रेनाइट एक कौन सी जो है चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, इग्नेस रॉक्स है, ठीक है, जो रंग में कैसी होती है, हल्की और कम घनी यानी कि कम वजन वाली होती है एक तरह से, ठीक है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्लियर? समझ में आया थोड़ा सा? जो हमारी महाद्वीप वाली परत है यानी कि जिसपे हम रह रहे हैं, ठोस हिस्सा जो है ये हमारा, जो पानी वाला अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये ग्रेनाइट, जो आपकी चट्टाने हैं, जो आग्नेय चट्टाने हैं ग्रेनाइट वाली, उनसे मिलकर बनी हुई है। जो आपकी महासागर वाली है, ठीक है, ओशियन वाली जो है वो किससे बनी हुई है, वो बेसाल्ट वाली चट्टानों से बनी हुई है, और ये वाली ग्रेनाइट वालों से बनी हुई है, ठीक है। तो जो महासागर वाली है वो किससे बनी हुई है, बेसाल्ट वाली चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, और बाकी सब चीज वो सेम ही है। क्लियर? और बेसाल्ट जो है एक गहरे रंग की भारी और घनी ज्वालामुखी वाली जो है आग्नेय चट्टान है, ठीक है, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होती है, इन दोनों की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। सिलिका और जो मैग्नीशियम है उसकी क्या देखने को मिलेगी, प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। और पीछे वाली जो थी इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर की जो परत है क्रस्ट, उससे बस आपको यही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, मेंटल। तो पहला जो क्रस्ट था ये ऊपर वाला हिस्सा हमने कवर कर लिया, अब हम देखते हैं मेंटल, ठीक है। मेंटल कौन सी है, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली जो परत है इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो मेंटल धरती की सबसे मोटी परत है। कौन सी परत है, सबसे मोटी परत जो है वो आपकी मेंटल है। और भैया इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर के आसपास है, और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
SiMa, ठीक है, सीमा भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो सिलिका मैग्नीशियम से ये जो परत है आपकी बनी हुई है। क्लियर? मेंटल के दो हिस्से हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, एक आपका अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको याद रखनी है, एस्थेनोस्फीयर ये जो आपकी है, ये क्या है, ये ऊपरी मेंटल का वो हिस्सा है जो ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना पूरी तरह से लिक्विड है। जैसे एक गाढ़ा होता है ना, गाढ़ी चीज होती है, ना तो सॉलिड ही है ना लिक्विड ही है। एक तरह से आप दलदल लगा सकते हैं, जैसे दलदल होती है ना, दलदल भाई पूरी तरह से पानी तो है नहीं लेकिन पूरी तरह से ठोस भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा गाढ़े तरल का जो एक तरह से लिक्विड है आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहीं से जो आपका मैग्मा यानी कि लावा जो है वो निकलता है। ज्वालामुखी जो होते हैं ना, ज्वालामुखी में जो आप देखते हैं वो मतलब गरम गरम जो निकलता रहता है, मैग्मा लावा जिसको बोलते हैं, वो यही वाला होता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर? मेंटल वाला ही होता है। एक है आपकी लिथोस्फीयर, ये आपके मेंटल के अंदर ही पाए जाते हैं। ये क्रस्ट की ऊपरी परत और ऊपरी सॉलिड मेंटल को मिला के बनती है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर तक आपकी हो सकती है, ठीक है। ये लिथोस्फीयर टूटकर प्लेट्स बनाती हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन्हीं प्लेट्स के हिलने से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। और ये मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा कि ये प्लेट्स किस तरह से बनती हैं, कैसे मूव करती हैं। आपने ये तो सुना होगा कि हमारी जो धरती है वो प्लेट्स से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है? प्लेट से, है ना। अलग अलग प्लेट्स हमारी धरती के अंदर होती हैं और वो तैरती रहती हैं, ठीक है। और खिसकने से या इधर उधर भगने से ज्वालामुखी वगैरह जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपका लिथोस्फीयर है ये ही क्या बनाता है? प्लेट्स बनाता है, ठीक है। मेंटल पार्ट में जो आपका लिथोस्फीयर है, मेंटल पार्ट में जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला किस किस से बना है? ये क्रस्ट के जो आपकी परत है और थोड़ी सी मेंटल की परत है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है क्रस्ट की ऊपरी परत और जो सॉलिड मेंटल है ऊपर वाला, उससे जो है ये मिलकर बना हुआ है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नीचे। देखो हमने क्रस्ट को देख लिया, मेंटल को देख लिया, अब हम देखेंगे कोर को। कोर कौन सा पार्ट है? देखो ये इतना गर्म नहीं है, ये भी इतना गर्म नहीं है। सबसे गर्म पार्ट है आपका कोर, ये बहुत गर्म है, ठीक है। यहीं से जो ग्रेविटी वगैरह है धरती बनाती है आपकी। चलो, तो कोर जो है वो धरती का सबसे अंदरूनी हिस्सा है और ये निकिल और आयरन से बना हुआ है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। निकिल और आयरन को बोलते हैं Fe। पीरियोडिक टेबल में आयरन को Fe के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, तो ये जो है इसको निफे बोल रहे हैं और ये धरती का सबसे भीतरी है। इसके बाद और कोई जो है प्लेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। तो जो आपका इनर कोर है, ठीक है, इनर कोर में ये बिल्कुल ठोस है और करीब 2200 किलोमीटर के बराबर जो है आपको इसकी मोटाई देखने को मिलेगी। ये इतनी गहराई पर टेम्परेचर जो है ना आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मैंने आपको बोला था गर्म बहुत है, टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ऊपर से इतना प्रेशर है कि ये पिघल नहीं सकता, सॉलिड ही रहता है। देखो भीतर जो है, अब देखो ये ऊपर वाला जितना भी चीज है सबका प्रेशर इसी पे आ रहा है ना, क्योंकि ये सबसे नीचे है। जो व्यक्ति सबसे नीचे होगा उसके ऊपर जितने भी व्यक्ति उन सबका प्रेशर उसी पे तो आएगा, उसी पे तो आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये इस पर इतना प्रेशर है कि पिघल नहीं सकता, इसलिए क्या है, सॉलिड ही रहता है, ठीक है। आउटर जो कोर है ये तरल लिक्विड है, यानी कि 1300 किलोमीटर जो है इसकी मोटाई है और यह है मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन, आप मोल्टन को याद रखो या मत रखो, आयरन जरूर याद रखना है। आयरन और निकिल यहाँ पे क्या करता है, लगातार आपका घूमता रहता है। इसी घूमने से पृथ्वी का क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी कि हमारा जो धरती का कोर है उसमें आयरन और निकिल ये क्या करते हैं, अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी घूम रही है तो वो भी घूम रहे हैं साथ के साथ, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जनरेट हो जाता है, बन जाता है। वही मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करता है, कंपास को काम करवाता है और हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। किससे बचाता है, सन की, यानी कि सूर्य की जो मतलब खतरनाक जो किरण है उनसे हमें बचाने की जो है कोशिश करता है यही, और यही कोशिश क्या करता है, बचाता ही है हमें, ठीक है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है जितना अब मैं आपको यहाँ पे टेबल पे जो है दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये सब जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखो जो आपकी क्रस्ट है, ठीक है, जिसको हिंदी में आप भूपर्वती बोलते हैं, इसकी मोटाई है 50 से 70 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। और ये कैसी अवस्था में होती है, ठोस में होती है। उसके बाद आपका आता है मेंटल। क्या आता है, मेंटल। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है।
और ये कौन सी मतलब अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है, ना तो ये ठोस है और ना ही ये पूरी तरह से लिक्विड है। उसके बाद आपका आता है आउटर कोर, ये 2900 से 5150 किलोमीटर मोटी होती है और ये कैसा भाग है, इसका तरल भाग है। जो इनर कोर है, आंतरिक कोर, ये आपका कैसा भाग है, ठोस भाग है, भीतर का कौन सा भाग है, ठोस। ठीक है, ये बात है जो आपको बस याद रखनी है, इससे ज्यादा क्लियर। चलो बाकी देखो यहाँ पे जो कोर है ना, इसके बारे में ये चीज भी आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड यहीं से बनता है। ठीक है, क्योंकि निकिल और जो आपका आयरन है वो आपको इसी कोर में पाया जाता है, कोर के अंदर ही, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये जो जैसे आपकी ऊपर वाली हो गई क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के बाद आपकी आई मेंटल, ठीक, मेंटल के बाद आपकी आई कोर। तो इनके बीच में जो इनको डिवाइड कर दिया ना, जो लाइन इनको डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, इनको डिवाइड कर रही है जो लाइन। ठीक है, जो लाइन इनको डिवाइड कर रही है, देखो ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड करने वाली लाइन है, इनको भी नाम दिया गया है, पेपर में ये भी आती हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है, जब एक परत आपकी खत्म हो जाती है और दूसरी परत शुरू होती है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी बाउंड्री को क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी किसको बोल रहे हैं, जब एक परत खत्म हुई, जैसे क्रस्ट खत्म हुई, मेंटल चालू हो गई, तो इनके बीच में जो आपकी बाउंड्री है, जो इनको भाई बता दिया कि यहां से दूसरी परत चालू हो गई है, तो इन्हीं को बाउंड्री डिसकंटिन्यू, इन बाउंड्रीज को ही डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, और भैया इसका नाम इसके वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला पॉइंट। क्लियर, चलो तो ये पेपर में आ सकता है कि भाई एक परत खत्म होने के बाद जब दूसरी परत चालू होती है, तो बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, पेपर में डायरेक्ट आता है, तो आपको ध्यान रखना है, डिसकंटिन्यूटी इसको कहते हैं। अब इनके नाम और मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, देखो कौन कौन सी है। एक तो आपकी है कॉनरेड या कॉनराड, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं, ये क्रस्ट के अंदर ही होती है। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, क्रस्ट में भी दो पार्ट इसने बांट दिए हैं, कॉनराड ये रही, ठीक है, और ये भी है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। बस इनके नाम याद रखने, ऐसे पूछेगा सवाल, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी जो बाउंड्री है वो आती है, मेंटल और क्रस्ट को कौन सी बाउंड्री अलग करती है, ऐसे सवाल आता है। ठीक है, एक है आपकी मोहोविक या मोहो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या करती है, ये सबसे फेमस डिसकंटिन्यूटी है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में बाउंड्री का काम कर रही है। ठीक है, मोहोविक जो है ये मेंटल और क्रस्ट दोनों को अलग करने का काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद आती है रेपेटी, ये मेंटल के अंदर होती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, जैसे क्रस्ट के अंदर दो थी, ऐसे ही मेंटल के अंदर भी दो हैं, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी गुटेनबर्ग। क्लियर, ये मेंटल और आउटर कोर की जो बाउंड्री है वो है, और यहां आकर जो है सेस्मिक वेव्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो पेपर में आता है कि सेस्मिक वेव्स की स्पीड कहां पे जाके बदल जाती है, गुटेनबर्ग वाला जो हिस्सा है, ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर, वहां पे जाके बदल जाती है। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट लेहमैन, ये जो है ये आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाली बाउंड्री है। कौन सी है, आउटर कोर को और इनर कोर को अलग करने वाली जो बाउंड्री है वो आपकी लेहमैन के नाम से जानी जाती है। क्लियर, चलो तो आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चला, ये सिर्फ कुछ नहीं है, बाउंड्री है। अभी जो हमने पीछे कोर पढ़ी थी, भाई एक बात मुझे बताओ, ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है अलग अलग, ऐसे हमने अलग अलग पार्टों में बांट रखा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा चालू हो गया है, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हो गया है, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ बाउंड्री तो होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो होगी जिससे पता चल रहा है, तो वही आपकी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, और ये परत आपको 5 नाम है, ये बस 5 नाम आपको याद रखने हैं इसमें। क्लियर, इस तरह से जो है बटा हुआ, देखो कॉनराड हो गई, मोहोविक हो गई, रेपेटी हो गई, गुटेनबर्ग हो गई, और लास्ट वाली जो लेहमैन है वो आपकी यहाँ पे ये वाली हो जाएगी। क्लियर, इस तरह से जो चीजें हैं ये आपकी काम करती हैं। तो पृथ्वी की परत के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे फालतू आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये भूकंप कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब जो बार बार आप देख रहे हैं कि फलानी जगह भूकंप आ गया, डिग्री जगह भूकंप आ गया, तो ये भूकंप कैसे आ रहे हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमने जब कोर वाले हिस्से को पढ़ा था, किसको पढ़ा था, कोर वाले हिस्से को, ये वाला है ना, हाँ ये वाला है। ठीक है, कोर वाले जो हिस्सा है जब हमने इसको पढ़ा था तो मैंने यहां पे आपको बताया था, ठीक है, कि हमारी जो परत है ये वाली, ठीक है, यही लिथोस्फीयर टूटकर क्या बनाती हैं, प्लेट्स बनाती हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या हो रही हैं, प्लेट्स जो है वो मूव हो रही हैं,
और आप जानते हैं कि प्लेट्स के जो है मूव जो हो रहे हैं, मूव होने की वजह से, कई बार टकराने की वजह से ही जो भूकंप आते हैं। लेकिन आपने सिर्फ इतना ही सुना है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनके द्वारा जो है आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो वो मैं आपको समझाता हूं। तो क्या होता है, जब पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो हिलती हैं या टकराती हैं या एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो जो कॉस्मिक वेव्स है ना वो निकलती हैं, और इन्हीं कॉस्मिक वेव्स की वजह से धरती कांपती है, और इनको आप क्या बोल देते हैं, भूकंप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भूकंप बोल देते हैं। ठीक है, देखो ये प्लेट्स हैं, ये वाली जो दिख रही है ना, ये रही, ये पृथ्वी के अंदर इस तरह से अलग अलग होती हैं। ठीक है, दिख रही है भाई। चलो, यही आपस में भीतर पृथ्वी के अंदर टकराने का काम करती हैं। तो भूकंप जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये प्लेट्स हैं अलग अलग, पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं। तो ये एक बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु के ऊपर बिल्कुल तुरंत यहां पे, ठीक है, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि भाई यहां पे भूकंप आया है। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, आप लिखा हुआ है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, भूकंप का केंद्र। जमीन पर वह पॉइंट जो भूकंप के सोर्स के ठीक ऊपर होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहां भूकंप यहां से चालू हुआ, इसके तुरंत ऊपर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, पेपर में डायरेक्ट आता है। दूसरा है आपको हाइपोसेंटर या फोकस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कौन सा है, पृथ्वी के अंदर वह जगह जहां असल में भूकंप शुरू होता है। मान लो भूकंप यहां पर कोई प्लेट वलेट आपस में टकराई, इनके टकराने से यहां से शुरू हुआ, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोसेंटर या फोकस बोल रहे हैं। और सबसे पहले जहां पता चलता है, इसको ऊपर बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे लगा सकते हैं आप, ठीक है, सबसे ऊपर जो पता चलेगा उसको बोल रहे हैं एपिसेंटर। ठीक है, मान लो यहां पे कहीं भूकंप आया, यहां सबसे ऊपर जहां पता चलेगा सबसे पहले, उसी को क्या बोलेंगे, एपिसेंटर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यहां से भूकंप चालू हुआ, यहां से बिल्कुल ऊपर ये क्या है, पॉइंट जहां पे व्यक्ति चलते फिरते हैं, ये वाला, ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एपिसेंटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एपिसेंटर। और जहां से शुरू हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, फोकस के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जान रहे हैं, फोकस के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेव्स चलती हैं, उन वेव्स का नाम क्या होता है, सेस्मिक वेव्स आप उनको कहते हैं। कौन सी वेव्स, सेस्मिक वेव्स के नाम से आप उनको जानते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो देखो, ये जो सेस्मिक वेव्स हैं इनको, ठीक है, जो सेस्मिक वेव्स हैं, क्लियर, इनको आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपकी होती है पी वेव्स और एक आपकी होती है एस वेव्स। पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स और एस वेव का मतलब होता है आपकी सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, चलो, तो इनसे ही पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो भैया इनकी जो स्पीड है उससे क्वेश्चन बनता है। तो पी वेव्स की स्पीड होती है 7 से 8 किलोमीटर, और जो एस वेव है उनकी स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इनमें से तेज कौन सी है, ये वाली है, और धीमी कौन सी है, एस वेव है। अच्छा, किस किस में ट्रेवल कर सकती है, मान लो ऐसा तो है नहीं कि भूकंप से भैया सॉलिड में ही आएगा, कल को महासागर के भीतर भी आता है भूकंप, जिसके कारण सुनामी वगैरह आते हैं ना। तो भैया ये जो आपकी पी वेव्स हैं, ये आपकी सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, सब में ट्रेवल कर सकते हैं। कहीं भी भूकंप आ जाए ये वेव आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो एस वेव्स हैं ये आपकी भैया सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मिलेंगी, गैस में और लिक्विड में नहीं मिलेंगी। इनका जो तरीका है वो कैसा होता है, इनका तरीका होता है आगे पीछे कंप्रेशन करते हुए चलती हैं। और ये कैसी चलती हैं, ये ऊपर नीचे करते हुए चलती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करते हुए। एक वेव और आपकी होती है जिसको बोलते हैं एल वेव, इनको बोलते हैं सरफेस वेव एक तरह से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नुकसान है पहुंचाने वाली जो वेव है वो यही है। ठीक है, लेकिन ये सबसे लास्ट में आपको सेस्मिक ग्राफ पे देखने को मिलेगी। अच्छा देखो, वेव तो हमने पढ़ लिया, अभी हमें ऐसी 3 तरह की भी मिलेंगी, पी वेव, एस वेव, एल वेव। ठीक है, अब यहां पे जब हमारा भूकंप आता है तो भूकंप को मापते भी तो हैं हम। तो भूकंप को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, बताओ किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। देखो, भूकंप आपका 2 पॉइंट का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है ना। इस तरह से यहां पे देखो डिजाइन भी दिखाया हुआ है। यहां तक आपके घर बिल्कुल सेफ हैं, 4 तक या 5 तक भी आपको इतना कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे आगे जैसे ही बढ़ेगा देखो सब कुछ टूट फूट चालू हो गया। ठीक है, यहां तक घर आपके सुरक्षित थे, और यहां पे देखो 9 पॉइंट पे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर, 4-5 तक, देखो 3 तक तो पता ही नहीं चलेगा, माइनर होता है, बिल्कुल हल्का सा हिलेगा, पता दिखेगा नहीं। फिर लाइट रहता है, फिर मॉडरेट, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर मेजर, फिर आपका एक तरह से बहुत ज्यादा जो हैवी है वो आपका बन जाता है भूकंप। ठीक है, चलो, तो इसको माप से कैसे आ जाओ दिखाता हूं आपको। इसको मापने के 2 तरीके हैं। एक आपका है रिएक्टर स्केल। क्या है, रिएक्टर स्केल, लेकिन दोनों अलग अलग चीज मापते हैं, अभी बताता हूं। ठीक है, एक है आपका मर्कली स्केल। अब देखो कैसे कैसे,
जो रिएक्टर स्केल है इसमें जो मापने की रीडिंग होती है ना अंदर, वो होती है 0 से 10 तक। ठीक है, ये एक तरह से आप इसको रिएक्टर स्केल लगा सकते हैं, इसमें 10 तक की रीडिंग है। ठीक है, और ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड को एक तरह से मापता है, आप ऐसे लगा सकते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा यानी कि जो मान है आपका मैग्नीट्यूड है उसको मापने का कार्य करता है। लेकिन जो मरकरी स्केल है ये क्या करता है, इसमें रीडिंग होती है 1 से 12 और ये इंटेंसिटी को नापता है एक तरह से। ठीक है, भूकंप की जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी। ठीक है, और ये इमारतों और इंसानों पर पड़ने वाले जो भौतिक प्रभाव हैं यानी कि जो क्षति हुई है भूकंप के कारण उसको मापता है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो दो चीजें हैं मापने के लिए, एक आपका क्या है, एक आपका रिएक्टर स्केल है और एक मरकरी स्केल है। क्लियर। तो भूकंप जो है, भूकंप के अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार प्लेट टकराएंगे तभी होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके कारण भूकंप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो प्लेट्स जो हिलती हैं उनसे तो मिलता ही मिलेगा, कई बार जो वोल्केनो है उनके फटने से भी भूकंप आ जाता है। ठीक है, कई बार खदान या गुफा जो होती हैं धरती के अंदर वो जो गिर जाती हैं उनके द्वारा भी भूकंप आता है। बड़े जो बांध बनाते हैं, बांधों के कारण देखो एक जगह पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया, अब उससे नीचे की जो प्लेट है धरती की उस पर बोझ पड़ जाता है, कई बार उससे भी भूकंप आ जाता है। ठीक है, कई बार जो मनुष्य है भैया आप जानते हैं बम ट्राई करता रहता है, परीक्षण करता रहता है, उसके कारण भी भूकंप देखने को मिलता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो सभी कारण मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है धरती के अंदर टकराती हैं तब वहां से स्टार्ट कैसे होता है, वोल्केनो से कैसे आएगा। ठीक है, ज्वालामुखी से धरती के अंदर की खदान वगैरह है वो गिर जाती है तो कैसे आता है, बांध बनाने से कैसे आता है। ठीक है, और जो हम यूज करते हैं ना, ये परीक्षण करते हैं, इनसे कैसे आता है, सारी चीज आपको पढ़ाऊंगा। देखो सबसे पहले देखो टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है वो कैसे आता है। टेक्टोनिक तो भैया पृथ्वी के अंदर की प्लेट से आएगा, तो ये सबसे कॉमन टाइप है, नॉर्मली जो है यही होता है। ठीक है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो निकलेगी। ठीक है, देखो जैसे टेक्टोनिक प्लेट से टकराई, यहां से भूकंप चालू हुआ, ऊपर चला जाएगा, इसको फोकस बोलते हैं, और जहां ऊपर जा रहा है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो पेड़ वगैरह है यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा। तो यदि यही भूकंप जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है, प्लेट्स टकरा रही है एक दूसरे से तो एनर्जी निकल रही है। दुनिया के 90% जो भूकंप है वो इसी तरह के होते हैं, जापान, तुर्की, नेपाल जो है इन सब में जो भूकंप आते हैं ना, वो सभी भूकंप आपके टेक्टोनिक अर्थक्वेक के जो है कैटेगरी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, जिसको ज्वालामुखी के कारण भी आप बोल सकते हैं, ये जो भूकंप आ रहा है। जब कोई वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटने वाला होता है या फट रहा होता है तो उसके जो आसपास की जमीन है ना वो हिलेगी, बहुत धुड़ुम जैसी फटेगा, है ना, तो आसपास की जो जमीन है वो क्या करती है, हिलती है। और यही जो है भूकंप वोल्केनो की एक्टिविटी की वजह से जो है आपका बन जाता है। और देखो इसका जो असर है वो ज्यादा दूर तक नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत दूर तक रहेगा। क्लियर, ये वोल्केनो के पास रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है, बाकी जो वोल्केनो से दूर हैं उनके लिए कोई खतरे वाली इतनी बात नहीं है। ठीक है, आसपास के इलाकों में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है यहां से निकल गया भैया दूसरे देश तक पहुंच गया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये देखो यहां से एकदम ये फटा, इसके फटने की वजह से यहाँ पे नीचे जो है आपका भूकंप जो है वो कई बार आ जाता है, जो मतलब नीचे की जो प्लेट है उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा और फिर आपको भूकंप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद होता है जो कोलैप्स के कारण जो आपको भूकंप आपको देखने को मिलता है, अवपतन भूकंप भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि खदान वगैरह जो पृथ्वी के अंदर है वो गिर जाती हैं। जब यह तब होता है जब जमीन के अंदर कोई खदान या कोई बड़ी गुफा अचानक से भीतर धंस जाती है। ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम होती है और ये छोटे एरिया तक ही सीमित रहता है। ठीक है, जैसे कोल माइंस वगैरह हो गई उनमें आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं रोजाना के रोजाना ये चीजें आपको गिरती हुई दिखाई देंगी, कभी कभार ऐसा होता है, तो भूकंप आपका इनकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक आपका होता है जो आप बांध बना के करते हैं ना, जलाशय वाला भूकंप जो होता है, ठीक है, ये वाला। तो देखो क्या होता है, आपने एक बांध बनाया, बांध में क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा, अब देखो कितना सारा जो पानी है वो हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसके जो पानी जो हमने इकट्ठा किया है पता नहीं कितने टन पानी है, लाखों करोड़ों टन पानी होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से पृथ्वी की जो नीचे की प्लेट है ना उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। भाई एक जगह पे मैं आपके ऊपर एक छोटा सा टब रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर मैंने ड्राम ही रख दिया पूरा का पूरा भर के 1000 लीटर की टंकी रख दिया तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो पृथ्वी पे भी ऐसे ही वजन पड़ता है नीचे की प्लेट्स पे, ठीक है, उसी से बनता है। तो ये पूरी तरह से मनुष्य के द्वारा बनाया गया भूकंप है, मैन मेड है, यानी कि जब कोई बांध बनता है तो उसमें करोड़ों टन पानी भर जाता है और इस पानी की वजह से ही
जो नीचे पृथ्वी की जो नीचे है भाई उस भाग पे क्या पड़ता है, आपका प्रेशर पड़ता है और भूकंप आपके आ सकते हैं। भारत में कोनिया बांध जो आपका महाराष्ट्र में है 1967 में, वहां पर इस बांध की वजह से ही आपको जो है भूकंप देखने को मिलेगा। क्लियर? और एग्जाम में पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, मैंने स्पेशली यहां पे लिख भी दिया है। ठीक है, क्लियर? ये बात आपको देखने को मिलेगी बहुत बार। क्लियर? चलो एक और देखते हैं। एक्सप्लोसिव जो अर्थक्वेक है यानी कि विस्फोटक वाला है, यानी कि मनुष्य जब कोई परीक्षण करता है बम वगैरह का तब होता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब या केमिकल ब्लास्ट की वजह से ये जो भूकंप आता है नेचुरल नहीं है। ठीक है, और न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान जो धमाका होता है वो सेस्मिक वेव्स क्या कर देता है, पैदा कर देता है, जो बिल्कुल भूकंप के जैसे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए दुनिया भर में सेस्मिक जो स्टेशन है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? देखो आपने ऊपर भैया परीक्षण किया, अब जानते हैं बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, गर्जन बहुत बड़ी होती है ना, उसकी वजह से भी आपको पृथ्वी में जो सेस्मिक वेव्स हैं वो देखने को मिलेंगी और सेस्मिक वेव्स की वजह से ही आपका क्या आता है, भूकंप आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो। अच्छा देखो ये जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स है ना ये इस तरह से चलती हैं, ये आपको दिख रही है ना ये वाली प्लेट्स। ठीक है, कई बार जैसे ये दोनों प्लेट आई, इसमें से एक प्लेट जैसे ऊपर वाली ये है ये पृथ्वी के नीचे धंस गई और ये उसको ऊपर चढ़ गई, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है एक प्लेट इधर जा रही है एक प्लेट इधर जा रही है। क्लियर? ठीक है, या फिर आप इसको इधर भगा दो इसको इधर भगा दो, ऐसे भी खिसका सकते हैं, यानी कि कैसे भी, या एक दूसरे से दूर भी हो सकती हैं प्लेट्स, क्या हो सकती है, दूर। तो नीचे की जो चीजें हैं आपको ऊपर निकलती हुई जो है दिखाई देंगी। ठीक है, और ये जो प्लेट्स इधर उधर चल रही हैं ये थ्योरी भी तो किसी ने दी होगी, किसी ने तो बताया होगा कि भाई प्लेट्स धरती के अंदर ऐसे ऐसे मूव करती हैं इधर उधर जाती हैं, तो कोई तो होगा ऐसा, है ना। तो देखो ये थ्योरी किसने दी है, मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में जो है ये वाली आपकी थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार पृथ्वी की पूरी सरफेस जो है एक साथ नहीं है। हमें कभी ऐसा लगता हो कि पृथ्वी एक जैसे बिल्कुल बंधी हुई है, ऐसे पूरी पृथ्वी एक संग चलेगी, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है वो एक साथ बंधी हुई नहीं है, बल्कि कई बड़ी बड़ी कठोर प्लेट्स जो हैं वो आपस में पृथ्वी में बटी हुई है पृथ्वी के अंदर। और ये जो प्लेट्स हैं स्टेनोस्फीयर, ये भी बोलता नहीं है मुझसे कई बार है, स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे क्या करती रहती है, चलती रहती है, जो है हिलती रहती हैं। ये जो अभी हमने ये पार्ट पढ़ा था स्टेनोस्फीयर, ये किस में है, ये आपका मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, और इतनी धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता, मतलब इतनी धीरे धीरे तैरेंगी कि हमें पता नहीं चलेगा। और इन्हीं के हिलने से जो आपके अर्थक्वेक या वोल्केनो वगैरह हैं और जो आपके माउंटेन है ये सब बनते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी फटेगा इनकी वजह से फटेगा, माउंटेन बनेगा इनकी वजह से बनेगा। ठीक है, अर्थक्वेक आएगा इनकी वजह से आएगा। क्लियर? देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे देखो, देखो ये जो प्लेट है ये इसके अंदर घुस गई, हो सकता है इसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाए। ये जो प्लेट है एक इधर खिसक गई एक इधर खिसक गई, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। इसकी वजह से जब आपस में टकराएंगे तो एक जगह ऊपर भी उठ सकता है, इससे पहाड़ भी बन सकते हैं। अब एक प्लेट तो इधर खिसक गई एक प्लेट इधर खिसक गई, तो बीच में जो भीतर का मैग्मा है धरती के अंदर वो ऊपर निकल आएगा, इससे ज्वालामुखी भी बन सकते हैं। इस तरह से जो चीजें हैं आपकी काम करती हैं। ठीक है, चलो तो प्लेट्स हिलती क्यों है ये और देख लो भाई। यह है ऑर्थर होलमेस ने जो है बताया, क्या बताया कि मेंटल के अंदर बहुत क्या है, गर्मी है भाई, मेंटल के अंदर गर्मी है क्योंकि लावा भरा हुआ है भीतर। ठीक है, और नीचे का जो गर्म पदार्थ है वो ऊपर उठेगा, कोई भी गर्म चीज है गर्म हवा है वो भी ऊपर उठती है। ठीक है, तो नीचे का जो गर्म पदार्थ है भैया वो क्या करेगा, देखो ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर जब आएगा तो नीचे से ऊपर आएगा तो भैया ऊपर के वातावरण के हिसाब से ठंडा हो जाएगा फिर, और ठंडा हो जाएगा तो फिर दोबारा नीचे चला जाएगा। तो यही जो साइकिल है ये बार बार होती रहती है। देखो कोई भी गर्म चीज है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी, हवा जो है गर्म वो भी ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन जब ऊपर जाके ठंडी हो जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे से ऊपर गर्म हो जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ऐसी बारिश वगैरह होती रहती है आपकी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे है, जब लावा गर्म था तो ऊपर उठा, ऊपर जाके ठंडा हो गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर उठा फिर नीचे आ गया। तो ये जो प्रक्रिया है बार बार चलती रहती है, और इसको ही क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। और यही करंट प्लेट्स को क्या करती है, धकेलती है। ठीक है, जैसे कोई पानी पे आपकी कोई चीज बहती रहती है, ये प्लेट्स ऐसे ही बहती रहती हैं। देखो नीचे मैग्मा है तरल पदार्थ एक तरह से, और इस पे जो प्लेट्स हैं वो तैरती रहती हैं आपकी एक तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर। ठीक है, देखो ये बार बार आपको प्रक्रिया दिख रही है, गर्म जो चीज है वो ऊपर उठी आपकी, यहाँ ठंडी हुई फिर वापिस आपकी आ गई, फिर गर्म हुई फिर ऊपर उठी फिर वापिस आ गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर? चलो
अच्छा, ये जो प्लेट्स हैं ये टोटल हमारी कितनी प्लेट्स है धरती में? 7 बड़ी प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि एक तरह से आप लगा सकते हैं ये जो 7 महाद्वीप हैं इनका आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। एक पैसिफिक प्लेट आपकी हो जाएगी, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट हो जाएगी, साउथ अमेरिका की प्लेट हो जाएगी, अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी, और पैसिफिक जो प्लेट है वो आपको ये वाली देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सबका ये वाला, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, एशियन, अंटार्कटिक वाली जो भी है सब की सब प्लेट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो टोटल कितनी प्लेट्स हैं हमारी? 7 बड़ी प्लेट्स हैं। छोटी छोटी है उनको तो कोई पूछता नहीं है, बड़ी पूछता है। बड़ी आपकी 7 है जो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दी है। क्लियर? चलो ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब मुझे आपको पढ़ाना है, अच्छा एक रिंग ऑफ फायर और है, ये इसको देख लो। जो आपका पैसिफिक ओशियन है उसके चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा जो क्षेत्र है वो आपको दिखेगा। ये देखो, ये देखो घोड़े की नाल जैसा जो क्षेत्र है, ये वाला देखो, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इसी को क्या बोल रहे हैं? रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है रेड 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 वाला, ये रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जानते हैं। दुनिया के जो 75% जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, और 90% जो अर्थक्वेक हैं यानी कि भूकंप हैं, वो आपके इसी रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये घोड़े जैसी नाल जैसी जो संरचना है इसी में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में। मैंने आपको बताया था चट्टान भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो आपकी जो चट्टान है ना, अब जो आप आसपास अपने देखते हैं, किताबों में देखते हैं, पहाड़ों या कहीं पे भी आप देखते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे देखते हैं, तो ये जो चट्टान है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपकी होती हैं आग्नेय चट्टानें जिनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, एक आपकी होती हैं अवसादी चट्टानें जिनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक आपकी होती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें जिनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, पेपर में इनसे ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें यानी कि अग्नि के द्वारा जो चट्टानें बनी है, आग्नेय मतलब अग्नि, ठीक है, इग्नियस रॉक्स इनको आप बोलते हैं। जब जमीन के अंदर का जो मैग्मा है या ज्वालामुखी का जो ठंडा लावा है, ठीक है, मतलब लावा बाहर निकल के ठंडा होगा भाई, भीतर तो गर्म है, बाहर वातावरण में आएगा तो ठंडा हो जाएगा। ये देखो ये लावा आपका निकल गया, अब बाहर आके अब ये क्या होगा? ठंडा होगा, और इसी से आपकी जो ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, आपकी बन जाती हैं। ये सबसे पहले बनने वाली चट्टान है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। पेपर में डायरेक्ट सवाल आएगा, प्राइमरी रॉक्स किनको कहते हैं? तो प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं आग्नेय चट्टानों को, ठीक है। जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं इन्हीं को आप प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और ये जो रॉक्स हैं आपकी 2 तरह की होती हैं। एक आपकी होगी इंट्रूसिव, ठीक है, या प्लूटोनिक के नाम से भी आप इसको जानते हैं, अंतर्भेदी हिंदी में इसको बोलेंगे। ये क्या करती है? जब मैग्मा जमीन के अंदर ही धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडा होने पर आपको जो है आप जानते हैं टाइम लगेगा, इसीलिए जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो बड़े बड़े बनेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर आप जानते हैं ना, वही, ठीक है, जो बहुत मजबूत होता है और किस में यूज होता है? इमारतों में यूज होता है, भवनों को बनाने में यूज होता है। एक आपका होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है, जिसको बाहर भेदी आप बोलते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका मतलब अंतर्भेदी, और एक्स का मतलब बाहर है, ठीक है, बाहरी भेदी। क्लियर? जब लावा ज्वालामुखी से निकलकर सरफेस पर आ जाता है और जल्दी ठंडा होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, बाहर आ रहा है तो इसमें कैसे हो रहा है? जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है। और जल्दी ठंडा होने से जो क्रिस्टल्स है वो कैसे बनेंगे? छोटे। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो क्रिस्टल्स कैसे बन रहे हैं? बड़े। इन दोनों में फर्क यही है बस, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? जो आपकी बेसाल्ट और प्यूमाइस जो है, ये वाली जो है चट्टाने हैं, ये इसका आपका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? और ये इतनी हल्की है, किस पे तैरती हैं? पानी पे आपकी तैरती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारी जो दूसरी चट्टाने हैं अवसादी चट्टाने, जिनको आप सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, वो देखो कैसी है। जब रेत, मिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े हैं वो समय के साथ लेयर्स में जम जाते हैं। देखो आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये लेयर्स आपको दिख रही है, लेयर्स, ठीक है, लेयर्स आपको दिख रही है, लेयर्स दिख रही है भाई। तो क्या होता है? जब आपके जो ये मिट्टी है या टुकड़े हैं, चट्टाने हैं, ये लेयर्स के फॉर्म में जमती रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमती रहती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से हम जानते हैं। अवसादी चट्टाने इन्हीं को कहते हैं।
ठीक है। जब रेत पत्थर के टुकड़े समय के साथ लेयर्स में जमते हैं और एक दूसरे से दबते रहते हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं 2-4 साल में दब जाएंगे, तो ये हजारों साल का प्रोसेस होता है, ठीक है। और लेयर्स में क्या करते हैं, दब जाते हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और देखो जितनी ज्यादा इसमें लेयर होंगी उतनी ज्यादा पुराना होगा। अब देखो किसी में एक ही लेयर है, इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जिसमें बहुत सारी लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर चढ़ी हुई है, इसका मतलब बहुत पुरानी चट्टान है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा जो है पुरानी आपको देखने को मिलेगी। तो दो चीज याद रखनी है, एक तो ये किसमें मिलेंगी, हमेशा लेयर्स में मिलेंगी, और इनमें जो है पुराने जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे के जो निशान है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई वो इनके नीचे ना दबते रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे दबते रहते हैं, और ये पुराने जो चीजें हैं आपको देखने को इनके ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपने समझा, आपको इसके बारे में यही याद रखना है। एक आपकी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिनको आप बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ये कौन सी चट्टान होती है भैया, जब कोई भी पुरानी चट्टान जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी में या फिर दबाव में क्या होती है, दब जाती है, तो उसका जो रूप होता है वो क्या करेगा, पूरी तरह से मतलब बदल जाएगा। भाई देखो ये जो चट्टान है ना, ये जो चट्टान है, देखो कई बार क्या होता है, धरती के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती रहती है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे धंस गया है ना, अब वो उसके नीचे ही दबा रह गया, उसके नीचे क्या रह गया, दबा रह गया, जिसकी वजह से उसका जो रूप है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो रूप है वो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे एक तरह से दूसरे तरीका टाइप में। तो वही जो चट्टान है आपकी क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। उसके अंदर क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो आपके बदल जाएंगे। ऊपर जब थी, जब कुछ और थे, धरती के अंदर जब वो चली जाएगी और प्रेशर के कारण या कैसे भी, ठीक है, वो बदल जाएंगे जो आपके मिनरल्स हैं। इसी को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। और मेटा का मतलब ही आपके एक तरह से बदलाव होता है, और मेटा आपने देखा होगा फेसबुक का जो नाम है वो बदल के मेटा ही किया गया है ना। चलिए ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक आपको क्लियर हुई। इस तरह की जो रॉक्स हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ के साथ मैं आपको पिक्चर भी दिखाते हुए चल रहा हूं भाई, क्लियर। चलिए, तो कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ज्वालामुखी के बारे में आप जानते ही हैं, पृथ्वी के अंदर जब पिघला हुआ जो मैग्मा है, ठीक है, जो वो ऐश के रूप में और गैस के रूप में बाहर निकलता है, तो इसी को आप एक तरह से ज्वालामुखी कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। देखो ये मैंने आपको पहले सिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें हैं आपके बाहर निकलती हैं, और देखो बह बह के ऐसे बाहर निकलता रहता है, ठीक है, ऐसे, क्लियर। इसके कारण भूकंप वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी के इसके टाइप भी हैं, सिंडर वाला होता है, सिंडर कौन, सिंडर शंकु, शील्ड ज्वालामुखी बोलते हैं, सतरीय ज्वालामुखी बोलते हैं, और कालडेरा जो है ज्वालामुखी भी इसको बोलते हैं। लेकिन ये बोल किसकी वजह से रहे हैं, इनका जो आकार है ना, इनके आकार की वजह से इनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। जो इनका आकार है, आकार की वजह से इनको ये वाला जो नाम है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, सिंडर कौन, कौन यानी कि शंकु। तो देखो इसके जो आकार है वो शंकु की तरह ही है ना, शंकु की तरह ही है ना, तो शंकु की तरह का जो आकार है उसको सिंडर कौन बोल देंगे। ये सबसे छोटा और सबसे तीखी ढलान वाला वोल्केनो है। यह बहुत जोर से क्या करेगा, फटेगा, और राख और छोटे छोटे पत्थर क्या करेगा, उगलेगा। इसकी जो शेप है वो किसकी जैसी है, शंकु जैसी है। मैथ में शंकु पढ़ा होगा ना, कौन जैसा, इसलिए इसको सिंडर कौन के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है सील्ड वोल्केनो। तो ये क्या होता है, यह चौड़ा और कम ऊंचा होता है, ढलान बहुत जेंटल होती है। इसमें लावा क्या आता है, धीरे धीरे बहेगा, इसमें तेजी से बह रहा था उसमें धीरे धीरे बहेगा, ठीक है। और इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं होता जोर से, ठीक है। चलो, तो देखो ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। सील्ड वोल्केनो जो होता है ये धीरे धीरे देखो एक तरह से बंद है ना, पता नहीं पड़ेगा कब कब निकल गया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद आपको सतरीय ज्वालामुखी, कंपोजिट ज्वालामुखी, ठीक है, स्ट्रेट वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा। यही है जो सबसे खतरनाक है, और ज्यादातर आपने ऐसा ही देखा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लावा और ऐश दोनों एक साथ निकलते हैं, और ये बहुत ऊंचा और सुंदर दिखाई देता है। सुंदर तो दिखाई देगा, लेकिन दूर से, नजदीक से सुंदर मत देख लेना, नहीं तो तुमको सुंदर बना देगा, ठीक है। तो माउंटेन फ्यूजी जो जापान में है, ठीक है, ये इसी टाइप के जो आपके ज्वालामुखी हैं आपको देखने को मिलेंगे। और एक है आपका कालडेरा, देखो इस तरह का देखने को आपको मिलेगा, जो आपका कालडेरा होता है। जब कोई बड़ा वोल्केनो फटने के बाद अंदर से खाली हो जाता है, तो उसकी जो छत है वो धंस जाती है। तो क्या होता है, एक विशाल जो गड्ढा है आपका, वो गड्ढा आपका बन जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कालडेरा कहते हैं।
ये गड्ढा इतना बड़ा होता है कि इसमें क्या बन सकती है, एक झील बन सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आप जो ज्वालामुखी है भैया उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज्वालामुखी को भी आपको पढ़ा दिया है, भूकंप को भी पढ़ा दिया है, पृथ्वी की जो परतें हैं उनको भी मैंने आपको पूरा जो है पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है भाई, चलो, तो अब ये मत बोल देना कि सर हमें ये वाली जो चीजें हैं आपने करवाई नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें और डीपली हम इसके जो बाकी के कॉन्सेप्ट उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर भाई? चलो, तो अब हम मिलेंगे इसकी जो आगे का जो पार्ट है उसमें मैं आपको इसके आगे की जो चीज है वो आपको कराने वाला हूं। ये वीडियो वैसे आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, चलो, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई चीज ऐसी दिखाई दी थी कि सर इसको इंप्रूव कर लीजिए तो वो भी मैं इंप्रूव कर दूंगा, आप बस कमेंट करके बता दो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे जरूरत है वीडियो की तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।